सो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जैसा कि पिछले में हमने फिगर आपको बता दिया था और डिराइव करना था आपके पास, आपको प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल उठा लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में साइन आई निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया बी डी अपॉन में हाइपोटेनस हो गया ए डी। बी डी की वैल्यू क्या है आपके पास V1T, तो बी डी की वैल्यू हो गई V1T अपॉन में ए डी। उसी तरह से दूसरा एक ट्रायंगल ले लेंगे क्या, ACD। इन ट्रायंगल ACD अगर देखेंगे तो इसमें साइन आर निकाल लेते हैं, साइन आर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो साइन आर की वैल्यू हो गई AC अपॉन में AD। ठीक है, AC क्या है बच्चों, AC है V2T अपॉन में AD। और आपको क्या प्रूव करना है, साइन आई बाई साइन आर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। तो आप क्या करो, साइन आई अपॉन में साइन आर, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लो। जैसे ही डिवाइड किया तो आपके पास क्या मिलेगा, V1T अपॉन में AD और V2T अपॉन में AD। कटेगा क्या, T से T और AD से AD कैंसिल हो गया और ये यहां चला जाएगा और ये चीज ऊपर गया। क्या मिलेगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और V2 क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो लिख लिया, V1 था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और V2 क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर आपके पास प्रूव होता है क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। अब हमको प्रूव करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और हाइजेंस प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अब हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे और समझने का सब लोग प्रयास करेंगे, कोई बच्चा बात नहीं करेगा। बहुत इजी है रिफ्लेक्शन और समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये सपोज करिए आपके पास एक मिरर है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर में नीचे कर लेता हूं कि आपको बड़ा बड़ा अच्छा सा दिखाई दे। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये कौन सा रे हुआ बच्चों, जल्दी बताओ, इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे हुआ आपके पास, इंसिडेंट रे। ठीक है, थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, जिन बच्चे को नहीं आएगा वो पूछ लेगा, डरेगा नहीं, क्योंकि जो डर गया ये सब ने गंदी बात नहीं बोलते। ठीक है, सो ये देखिए, ये हो गया आपके पास इंसिडेंट रे है तो एरो बना लीजिएगा पहले। इसमें वेव फ्रंट किधर होगा बच्चों, जल्दी बताओ। ये वेव फ्रंट ऐसे ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर बना लेते हैं। अच्छा चलिए, वेव फ्रंट बाद में थोड़ी देर बाद बनाएंगे, पहले हम लोग रिफ्लेक्टेड रे भी बना लेते हैं। यहां से रे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। किसी बच्चे को तकलीफ, यस नो बोलो जल्दी। ये कौन सा रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। प्रयास करिए समझने के लिए, समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। लिख के चलिएगा कौन क्या है। ये है आपके पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अंतर ये है, लाइट एयर से आई थी, वापस एयर में ही चले गई। पिछले वाले में कहां से आई थी, एयर से आकर के दूसरे मीडियम में घुस गई थी, है ना। मतलब एयर से लाइट आई और एयर में ही चलेगी और दोनों की वेलोसिटी क्या रही, सेम रहेगी, क्योंकि एयर में आई थी वापस एयर में गई तो वेलोसिटी हमेशा लाइट की क्या होगी, सेम, क्योंकि मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं। जब मीडियम नहीं चेंज होगा तो लाइट का स्पीड भी चेंज नहीं होगा। अच्छा सर, चलिए अब हम बात करता हूं वेव फ्रंट की, थोड़ा सा देख लेता हूं और समझने का प्रयास करता हूं और आपको भी समझाने का मैं प्रयास करता हूं। ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है,
इस वेव फ्रंट का नाम क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट मान लो ये, ठीक है। ये आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ऐसे ऐसे। ये आपके पास क्या है, रेड वाला, जल्दी बताओ बच्चों, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, तो मैं किसी एक वेव फ्रंट को पकड़ लूं, ऊपर वाले को भूल जाऊं, इसका नाम ले लेता हूं ए बी। अब मैं बात करूं, ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, ये भाई साहब यहां आ गए, अब ये वाला कहां था अभी, बी पर, ये भी तो सरफेस से टच होना चाहेगा तभी तो रिफ्लेक्ट होगा। तो अब अगर ये वेव फ्रंट आते आते ए पे पहुंच गया तो ये वाला सिरा किधर जाएगा और ये किधर जाएगा, तो ये भाई साहब नीचे आने की कोशिश करेंगे और ये वाला ये रास्ता पकड़ के रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा, यही तो होगा, ऐसे होगा। तो ध्यान से देखो, ये पेन की कमाल देखो, बढ़ जाओ पीछे, ये रे ऐसे आएगा बेटा, देखो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे घूमते हुए ये ऐसे चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से देखिए, पेन को सीखिए कैसे मैं पेन को घुमा रहा हूं, ये पेन घुमाना सीखिए, यही है आपके पास वेव फ्रंट चलने का तरीका। ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, और जैसे ही सरफेस को टच किया, अब ये तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगा और ये वाला अभी भी सरफेस को ऐसे टच करेगा, ये ऐसे चला जाएगा ऐसे। इसका मतलब जब ये यहां पहुंचेगा तो उस समय ये वाला वेव फ्रंट कहीं आगे पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंच चुका होगा। लेकिन दोनों डिस्टेंस कैसा कवर करेंगे, अलग अलग या सेम? सेम। क्यों सेम? क्योंकि मीडियम सेम है, स्पीड लाइट की सेम होगी, लाइट की सेम स्पीड भी जब सेम होगी तो डिस्टेंस भी कैसा कवर करेगा, सेम कवर करेगा। तो ध्यान समझना बच्चों, ध्यान से, बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्लीज बच्चों इधर ध्यान दो, अगर बी वाला टी टाइम बाद सी पॉइंट पे पहुंचा तो ए वाला टी टाइम बाद कहीं पहुंचेगा क्या? तो मान लेते हैं वो पहुंचा एट पॉइंट डी पर पहुंचा। कैसे पहुंचा? ऐसे पहुंचा। देखिए इस तरीके से, मतलब ये पॉइंट जब ऐसे पहुंचा होगा तो ये वाला उठ करके ऊपर चला गया होगा, मतलब ये ए वाला पोर्शन यहां गया होगा और ये वाला पोर्शन यहां आया होगा, ठीक है। इस तरीके से अब अगर मैं बात करूं तो वेव फ्रंट आगे की ओर ये बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये वेव फ्रंट आगे की ओर ऐसे बढ़ने लगा, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट का नाम क्या होगा? इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं कि आपको समझ में आए। ये ब्लू वाला वेव फ्रंट क्या होगा आपके पास, जल्दी बताओ? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, वेरी गुड। इस वेव फ्रंट का नाम होगा रिफ्रैक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। आप ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी चीज है। इसका मतलब B से लेके C तक का डिस्टेंस और A से लेके D तक का डिस्टेंस दोनों क्या होगा? सेम, क्योंकि ये T टाइम बाद यहां पहुंचा था तो A वाला डिस्टर्बेंस T टाइम बाद कहां पहुंचा था? D पे पहुंचा था, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम। कितना होगा बता सकते हो आप लोग? कितना होगा बताओ, कितना डिस्टेंस होगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम टेकिंग। तो बताओ अगर हम बोलें BC निकालें या AD बोलें, BC या AD कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ? तो स्पीड कितना है लाइट की यहां पर? V। और किस स्पीड कितने टाइम बाद ये पहुंची थी यहां पर? T टाइम बाद ये यहां पहुंची थी, तो T टाइम बाद ये क्या थी? यहां वाला डिस्टर्बेंस यहां पहुंची थी। इसका मतलब दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? VT। आपको टू प्रूव क्या करना है? आपको टू प्रूव करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बात समझ आ रही क्या? यहां हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे। इस स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, कोई बच्चा बताएगा? इस स्टेटमेंट में ये लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए,
ऐसा नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूं वही रट करके लिखिए, आप अपने से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो डिस्टरबेंस एट पॉइंट बी है उसको सी पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, जो ए पर डिस्टरबेंस है वो कहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में डी पे पहुंचेगा, और कवरिंग इक्वल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू वी टी। मतलब यहां वाला डिस्टरबेंस यहां पहुंचने में जितना समय लिया उतना ही डिस्टरबेंस यहां से यहां तक पहुंचने में समय लेगा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम होगा। अब सेम क्यों होगा, क्योंकि इनका मीडियम सेम है। टकरा के एयर से आ रही थी, टकरा के वापस एयर में ही चली गई। लाइट एयर से आ रही थी, वापस टकरा कहां चली गई, एयर में चले गए। मीडियम सेम होने की वजह से लाइट की स्पीड सेम रहेगी। जब स्पीड सेम रहेगी तो टाइम तो सेम ही ले रहा था, तो डिस्टेंस भी कैसा कवर करेगा, सेम कवर करेगा। बात समझ आ रही है, यस नो? चलो अब देखो, अब हमको प्रूव करना है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें पहले होगा क्या। मुझे कोई बच्चा बताएगा यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो हमेशा हमने बताया था जब भी वेव फ्रंट जो एंगल बनाता है वो किसके किसके बीच में बनाता है, वेव फ्रंट और सरफेस। तो देखो ये रेड वाला कौन सा वेव फ्रंट था, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये हो गया वेव फ्रंट और ये हो गया सरफेस। ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसी तरीके से ये ब्लू वाला क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ना, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई तकलीफ? ये एंगल कितना होगा बेटा, 90, क्योंकि वेव फ्रंट और वेव हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां तक क्लियर? अब हमको प्रूव करना है ये आई आर के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, सिमिलैरिटी, शायद आपने क्लास कॉन्ग्रुएंसी नॉट सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी है ना, हाँ, जब हम लोग क्लास 10th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड या तीनों एंगल या तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। जब वो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं, बेटा सुनो, सुन लो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सीपी सीटी। अब कैसे होंगे थोड़ा ध्यान से समझते हैं, समझेंगे तो समझ आ जाएगा। दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हो गया और ए डी सी, ए बी सी हो गया और एक हो जाएगा ए डी सी। देखो बेटा, एक ए बी सी ले लिया गया और एक ए डी सी ले लिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? समझते रहिए, समझते रहिए। अब बताइए, हमें इस ट्रायंगल के अंदर कुछ चीजों को खोजना है कि जो इक्वल दिखाई दे रहे हो। तो सबसे पहला हमें क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। AC इस ट्रायंगल के अंदर भी पड़ रहा है और AC इस ट्रायंगल के अंदर भी पड़ रहा है। कॉमन है क्या? तो हम लोग लिख लेंगे AC इज इक्वल टू AC, कैसा, कॉमन साइड। कोई तकलीफ, यस नो? बोलो नो सर। अब यहां एंगल सॉरी, ये एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल डी 90 डिग्री ईच। यस या नो? तीसरा क्या दिखाई दे रहा है, ये जो, ध्यान सुनना, ये जो BC है वो AD के बराबर है। BC AD के बराबर, जिसकी वैल्यू कितना है, VT। अभी बताया था ना, इसका मतलब थर्ड हो गया BC इज इक्वल टू AD विच इज इक्वल टू BC इक्वल टू AD इक्वल टू VT। अब अगर एक ट्रायंगल के, थोड़ा सा बताओ, तीन चीज इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल कैसा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। तो सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। कौन सिमिलर बोल रहा है? देयरफॉर ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट का साइन आप लोग को पता होना चाहिए, इस तरीके से होता है ना। टू ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ADC
सी, विच प्रॉपर्टी? बाई साइड एंगल साइड, या आरएचएस भी हो सकता है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री, आरएचएस भी आपको आ सकते हैं, या आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, कोई तकलीफ? अब अगर प्लीज 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 अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा बाई सीपी सीटी से। तो लिखोगे देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बाई विच प्रॉपर्टी? सीपी सीटी। बात समझ में आया? तो यहां पर आने के बाद आप रुकेंगे, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। नोट करिए फटाक से, मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टेटमेंट, यहां पे आने के बाद एक स्टेटमेंट लिख लिया। स्टेटमेंट है द डिस्टर्बेंस एट पॉइंट बी, द डिस्टर्बेंस एट पॉइंट बी reaches to point C, the disturbance at point B reaches to point C taking time t, taking time small letter में t लिखिएगा, taking time t, at the same time the disturbance at A, at the same time the disturbance at A reaches to point D, reaches to point D in the same interval of time, that is small t, in the same interval of time, that is reaches to point D, D for dog, in the same interval of time t, in the same interval of time, that is time t, covering equal distances, that is BC इक्वल टू AD इक्वल टू VT, ये चीज अब यहां से लिख लीजिए, दैट इज BC इक्वल टू AD इक्वल टू VT। इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिए, पूरा लिख लीजिए। तो बात करते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये दो सोर्स ऑफ लाइट है, ये S1 और S2, ये दो सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट तब कहेंगे जब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, इनके बीच का जो फेज एंगल हो वो भी क्या हो? सेम हो, या इनका फेज डिफरेंस कैसा हो? कांस्टेंट हो, या इनका जो वेवलेंथ हो वो कैसा हो? सेम हो। तो ये दो सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट। अगर दो सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट तभी कहेंगे इफ दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ और इन द सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। थोड़ा ध्यान समझिए, बहुत जरूरी है। पूरी चैप्टर में बार बार कोहेरेंट आएगा और आपको परेशान करेगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ट्रिक हो गया। जैसे कोहेरेंट सोर्स बनाते कैसे हैं, ठीक है? जैसे मैं बोलूं यहां एक दफ्ती ले लूं और यहां पे एक छेद कर दूं, और यहां एक और दफ्ती ले लूं और यहां ऐसे दो होल कर दें। थोड़ा समझिए। और यहां पे मैं एक कोई कलर की लाइट लगा दिया, मान लेते हैं यहां पर मैं एक रेड कलर या ब्लू कलर कोई भी एक लाइट ऐसे रख दिया यहां पर सोर्स। प्लीज समझिए। अब यहां से जब लाइट निकलेगा तो ये एक सोर्स की तरह से बिहेव करेगा। पहले तो ये एक सोर्स है, और फिर लाइट जहां से निकल रहा होगा जिस विंडो से, वो भी किस तरह से बिहेव करेगा? सोर्स। किस कलर का लाइट यहां से निकलेगा? रेड। अब यहां से ये लाइट निकलते निकलते पहुंचेगी यहां पर, यहां से भी किस कलर का निकलेगा? रेड। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है? दोनों का वेवलेंथ क्या है? दोनों का फेज डिफरेंस क्या है?
सेम। फेज डिफरेंस का मतलब होता है बेटा ये चीज, अगर यहां से ये पहले क्रेस्ट निकला तो यहां से भी पहले क्रेस्ट ही निकलेगा, फिर ट्रफ निकला तो इसके बाद यहां भी क्या निकलेगा, ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, यहां पे भी ऐसे ही चलेगा, क्रेस्ट ट्रफ करते हुए। मतलब सिंपल सी बात, अगर यहां से क्रेस्ट निकला तो यहां से भी क्या निकलेगा, क्रेस्ट। यहां से अगर ट्रफ निकला होता तो यहां से भी क्या निकलता, ट्रफ ही निकलता। ठीक है, तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब कहो कि क्या मैं, अब देखो इसी चीज को मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। मैं ऐसे दो विंडो रख लूं और यहां पर भी एक रेड कलर की लाइट रख लूं और यहां पर भी एक अलग रेड कलर की लाइट रख लूं, ये S1 और ये S2। अब बताओ क्या ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगे, तो आपका आंसर होगा नो। इनका वेवलेंथ तो सेम है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन इनका फेज सेम नहीं होगा या फेज कांस्टेंट नहीं होगा। तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट में सिंगल पेरेंट सोर्स होता है, जो सोर्स होगा वो सिंगल पेरेंट होगा, वही प्रोड्यूस कर रहा होगा दो सोर्स, उसी से दो सोर्स बना होगा, इसी से देखो दो सोर्स बना यहां पर। लेकिन अगर दो इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट, भले ही वो सेम कलर के हों, लेकिन वो कभी भी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका भले ही वेवलेंथ सेम हो जाए, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, लेकिन फेज तो चेंज हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में सिंगल पेरेंट सोर्स होगा, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट होगा। ठीक है, टू इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट होगा यहां पर एक सिंगल पेरेंट से दो सोर्स बन रहा होगा, उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई? तो फटाक से एक लाइन में लिखिए, जल्दी से हेडिंग लिखिए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, टू सोर्सेज ऑफ लाइट, two sources of light are said to be coherent. Two sources of light are said to be coherent if they emit waves of same frequency ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और वेवलेंथ, ब्रैकेट बंद, एंड आर आइदर इन अ फेज मतलब दोनों का फेज क्या हो, सेम हो, आइदर इन अ फेज और हैविंग constant initial phase difference or having constant initial phase difference। नीचे नोट लिख लीजिएगा, कोहेरेंट सोर्सेज आर जनरली obtained by deriving from the single parent source, ठीक है। ये वाला छोटा सा फिगर बना लीजिएगा, यहां देखिए सिंगल पेरेंट सोर्स है, इससे ये बना हुआ है ना, ऊपर वाला हाँ हाँ, तो वो भी कोहेरेंट कहलाएगा, है ना, क्योंकि उसका सोर्स क्या है, सबका सिंगल पेरेंट सोर्स है, तो वो कोहेरेंट कहलाएगा। ठीक है, उसको बना लीजिए। फिर अगला हेडिंग लिखिएगा इनकोहेरेंट, INCOHERENT, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इनकोहेरेंट में कुछ भी हो सकता है, दोनों अलग अलग कलर के हो सकते हैं,
दोनों का फेज डिफरेंस अलग, मतलब कुछ भी एक चीज अलग हो जाए, है कि नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बहुत सिंपल है, सब कुछ सेम है तो कोहेरेंट, कोई एक भी चीज डिफरेंट हो गया इनकोहेरेंट। लिखा जाए, लिखेगा, द सोर्स हैविंग different frequencies, the source having different frequency or the source having frequency or the source having frequency, मतलब फ्रीक्वेंसी तो हो लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो ना, और द सोर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बट नो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, are known as incoherent source of light, are known as incoherent source of light। नोट में नीचे लिख लीजिएगा, incoherent source of light are generally obtained by deriving from two individual या two different individual source of light, two different individual source of light। इसका फिगर आप बना लीजिएगा, यहां दो अलग अलग लैंप है, एक S1 और S2, ये क्या फॉर्म करेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ऐसे ये स्क्रीन हो जाएगा आपके पास, यहां एक है S1 और ये आपके पास S2। वीडियो वालों को शायद नहीं दिख रहा है, ये S1 ये S2, ठीक है। अब चलिए हम कल हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा तगड़ा टॉपिक होगा, कोई बच्चा अफसर नहीं करेगा, बहुत खतरनाक टॉपिक है। चलिए कल मिलते हैं, स्टे होम एंड स्टे सेफ।